हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं सतीश क्रेसिटा एडवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि सर ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग आईसीएसई बोर्ड के लिए कुछ कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का कुछ स्पेशल बैचेस चला रहे हैं और उसमें हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भावनाओं को समझते हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे, उन सब चीज़ों को आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसका सोर्स आएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका सोर्स क्या होता है, वो कहाँ कहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्टेंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद तीसरा, हमारे नेचर में कंपाउंड नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या क्या होता है, उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। उसके बाद फोर्थ वन हमारा आता है एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ इसका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि इसका इंट्रो क्या होता है। इंट्रो के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आता है वो इसका डिस्कवरी इन द सेंस बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे डिस्कवर किया गया था, कैसे कैसे बनाया गया था, कहाँ कहाँ से खोजा गया था, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। और डिस्कवरी में सबसे पहले जो अंकल आए थे उन अंकल का नाम था क्या, बर्जीलियस। पहले अंकल जो आए थे उन अंकल का नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस अंकल के बारे में अगर बात करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग बर्जीलियस अंकल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड थे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड थे जिनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। पहला काम, ये एक ऐसे कंपाउंड थे जिनको अगर बोल सकते हैं कि ये नेचुरल थिंग से, मतलब लिविंग बीइंग से पाए जाते हैं। कहाँ से, लिविंग बीइंग से। मतलब अगर बात करेंगे बर्जीलियस के अकॉर्डिंग तो अकॉर्डिंग टू हिम, बर्जीलियस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं organic compound are those compound which are obtained from living beings। विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमको लिविंग बींग से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन्होंने बोला था लिविंग बींग मतलब क्या हो जाएगा हमारा, प्लांट्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। इनके अंदर जो चीजें मिल जाएंगी हमको, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, उसके बाद विटामिन्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। मतलब बोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस कंपाउंड को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट था और जिस फोर्स का नाम होता है वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स के बारे में बात किया जाए तो ये एक ऐसा फोर्स था जो इमेजरेबल होता है, जिसको मेजर नहीं कर सकते। और जब मेजर नहीं कर सकते
जब इस फोर्स को हम लोग मेजर नहीं कर सकते तो बिना मेजर किए हम लोग कैसे कंपाउंड को बना सकते हैं। लेकिन इनकी इस बात को इनके स्टूडेंट ने ये कहा कि गलत साबित कर दिया था। मतलब यहाँ पे इन्होंने जो जो बातें बोली थी, इनकी बातों को गलत प्रूफ करने के लिए एक इनके स्टूडेंट आ गए थे, और बोल सकते हैं उन स्टूडेंट का नाम क्या था, होलर। तो सबसे पहले बर्जीलियस के बाद दूसरे अंकल आए थे जिनका नाम क्या था, होलर। और ये होलर नाम के अंकल, इन्होंने लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया था। और लैब में इन द सेंस अगर बोले तो मतलब बर्जीलियस के अकॉर्डिंग लैब में बना नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, लैब में बना दिया। और इन्होंने क्या किया था, ये थोड़े से मतलब घूमने फिरने वाले इंसान थे। और घूमने फिरने वाले इंसान मतलब क्या हुआ, ये अपने मन मौजी बोल सकते हैं इनको। ये क्या किया, इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया था, और इन्होंने अमोनियम साइनेट को रख दिया था हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए रख दिया था। और ये कुछ देरी बाहर और घूमने चले गए होंगे भाई, और बाहर से जब देख घूम के आए तो इनको क्या दिखा कि इस अमोनियम साइनेट से क्या बन चुका है, इस अमोनियम साइनेट से बन चुका है यूरिया। क्या बन चुका है, यूरिया। मतलब क्या हुआ, और ये यूरिया जो होता है, यूरिया कहीं ना कहीं एनिमल के बॉडी से, हमारे ह्यूमन के बॉडी से हमारे अंदर से निकल जाता है, हमारे अंदर मिलता है। और हमारे अंदर मिलता है, हम एक लिविंग बींग्स हैं, तो लिविंग बींग्स के अंदर मिलने वाला जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस यही डेफिनेशन था। लेकिन बर्जीलियस का एक स्टेटमेंट वो गलत प्रूफ हो गया था कि इसको लैब में नहीं बना सकते, और होलर नाम के अंकल ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि इसको लैब में बना सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे ये कहानी आगे चलता गया, और कहानी आगे चलता गया, बढ़ता गया, और भी अंकल लोग आते गए, और भी साइंटिस्ट लोग आते गए कहानी में, और इन्होंने क्या किया, और नए नए कंपाउंड्स का डिस्कवरी करते गए, नए नए कंपाउंड खोजते गए लोग। मतलब जैसे इसके बाद आए थे एक अंकल कॉल्बे नाम के, फिर अंकल आए थे बर्थोलेट नाम के। तो ऐसे अंकल लोग आते गए और नए नए कंपाउंड खोजते गए। उसके बाद होलर अंकल के बाद हमारे कहानी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी में, एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम क्या था, कॉल्बे। और ये जब कॉल्बे नाम के अंकल थे, इन कॉल्बे को अचार से बहुत प्यार था। ये कॉल्बे नाम के जो अंकल थे, इनको अचार से बहुत प्यार था। ये खूब अचार खाते थे, दाल के साथ अचार, सब्जी के साथ अचार, जिसके साथ भी देखो अचार अचार अचार। मतलब इनको अचार बहुत पसंद था। और अचार पसंद था तो इनके मन में सवाल आया कि क्या मतलब अचार जो होता है हमारे घर में, वो एक एक साल तक कैसे इतने बढ़िया से रह सकता है, कैसे हम लोग उसको एक साल तक चला सकते हैं। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, खराब हो जाती है, उसमें फंगस लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, वो और खराब हो जाती हैं। तो इनके मन में यही सवाल आया था कि अचार हम जो एक साल तक खाते हैं, वो एक साल 1.5 साल जो भी खाते हैं, वो इतने देर तक, इतने टाइम तक कैसे सही रहता है, कैसे प्रिजर्व रहता है। तो इन्होंने जब उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस किया तो इनको पता चला कि अचार के लिए एक प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, और उस प्रिजर्वेटिव का नाम क्या होता है, उस प्रिजर्वेटिव का नाम होता है विनेगर। और विनेगर में एक एसिड पाया जाता है भाई, और उस एसिड का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। मतलब इन्होंने अचार रूपी प्यार मतलब विनेगर में से क्या निकाला था, एसिटिक एसिड का ऐसा वो किया था। और या फिर बोल सकते हैं इन्होंने एसिटिक एसिड को लैब में बनाया था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने प्रिपेयर किया था एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, हमको पता है कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है विनेगर। और विनेगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड ऐसा हो गया। उसके बाद बात करेंगे, ये विनेगर में होता है, और विनेगर जो होता है इसको यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव किसको प्रिजर्व करने के लिए, अचार को। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो विनेगर होता है, विनेगर को हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्व करने के लिए किसको, अचार को प्रिजर्व करने के लिए। मतलब ये अचार को लंबे समय तक बढ़िया से एकदम स्वादिष्ट और खाने लायक रखता है बचा के।
इसलिए हम लोग इस विनेगर को एक नया नाम देते हैं। क्या? ये विनेगर को अचार से बहुत प्यार होता है, और बोल सकते हैं कॉलवे अंकल को भी अचार से बहुत प्यार था, इसलिए इन्होंने बोला इस विनेगर को क्या बोल दिया? अचार रूपी प्यार। अचार रूपी प्यार मतलब अचार से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि पूछो ही मत कितना प्यार। उसके बाद कहानी में और भी अंकल लोग आए थे, जैसे फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे हमारे एक बर्थोलेट नाम के अंकल। और ये जो बर्थोलेट नाम के अंकल थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक मीथेन गैस का प्रिपरेशन किया था। बर्थोलेट नाम के अंकल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रिपेयर किया था CH4, जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। CH4 नाम के गैस को प्रिपेयर किया था, या कंपाउंड को प्रिपेयर किया था। और ये भी एक क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा होता है। उसके बाद कहानी में और भी साइंटिस्ट लोग आते गए, और भी अंकल लोग आते गए, नए नए कंपाउंड्स को खोजते गए, और आज के टाइम पे हमारे पास लगभग मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड ऐसे डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है डेफिनेशंस वगैरह के बारे में। तो डेफिनेशंस क्या होता है, कैसे होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इतना सारा कंपाउंड डिस्कवर हुआ, उन कंपाउंड में एक कॉमन चीज़ देखने को मिला था। उन कंपाउंड में एक कॉमन चीज़ देखने को मिला था, और वो कॉमन चीज़ क्या था कि सब में कार्बन देखने को मिल रहा था। सब में क्या दिख रहा था? कार्बन दिख रहा था। तो कार्बन एक कॉमन चीज था सब कंपाउंड में, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लोगों ने मिलके, और मेन तो बर्जीलियस अंकल ने ही बोल दिया क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिस कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन होता है। मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड भी थे, जैसे अगर बात करेंगे एक्सेप्शन के बारे में, कुछ मिल जाता है एक्सेप्शन यहाँ पे। तो जैसे बात करेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले। एक्सेप्शंस इन द सेंस बोले कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वो कैसे कंपाउंड थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। जैसे हमारे पास होता है एक CO2 गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब NO2CO3 होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमारे नेचर में थे जिनके पास देखो भाई कार्बन तो है, जिनके पास कार्बन तो है, लेकिन ये कैसे कंपाउंड है? ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। मतलब अगर बात किया जाए तो ये कंपाउंड कैसे हैं? कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, उसके बाद इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके नया नया डेफिनेशन बनाया गया। और नया नया जो डेफिनेशन बनाया गया उसमें इसके बाद क्या आया? अगर इसका जो न्यू डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो न्यू डेफिनेशन और करेक्ट डेफिनेशन क्या आया? वो आया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन के साथ कुछ और भी एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा कोई अदर एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। होंगे तब भी ऑर्गेनिक है, नहीं होंगे तब भी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे डिफाइन किया गया तो कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड, तो यहाँ पे ऐसा आया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया था, और मॉडिफाई करके एक नया डेफिनेशन बनाया गया था। और नए डेफिनेशन में ऐसा बोला गया था कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन का होना कंपलसरी है, हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, और उसके अलावा अगर अदर एलिमेंट होते भी है तो भी ठीक है, नहीं होते तब भी ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया डेफिनेशन। और नया डेफिनेशन जो हमारा आया था वो 99.9% क्या था? करेक्ट आ गया था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में कि हमारा
ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या क्या होता है, ये कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स होता है हमारा, इतने सारे सोर्स होते हैं। पहला प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब तो नेचुरल थे। बर्जीलियस अंकल ने भी इनके बारे में बताया हुआ था। लेकिन उसके बाद ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फर्मेंटेशन, वुड, ये सब सिंथेटिक मेथड लैबों में बनाने का तरीका, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत ऐसा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे प्लांट हो गया, प्लांट सोर्स हमारा क्या होता है, पहला प्लांट होता है। और प्लांट जो सोर्स होता है, प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है भाई, प्लांट से मेनली हमको मिलता है शुगर और स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अगर बात करेंगे प्लांट से क्या क्या मिलता है हमको, तो प्लांट से हमको मेनली मिलता है क्या, शुगर मिल जाता है, स्टार्च मिल जाता है, सेलुलोज मिल जाता है, और कुछ दवाइयाँ इन द सेंस बोले ड्रग्स वगैरह मिलते हैं, जिसका दवाई में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं। और कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं एज ए मतलब बोल सकते हैं नशे वशे के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ड्रग्स वगैरह हमको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिल जाती हैं। और प्लांट से मेनली बात करेंगे, प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं, प्लांट से वाइटामिन भी मिल जाते हैं, हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बात करेंगे फिर दूसरा एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है, तो एनिमल्स किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होता है, तो जो एनिमल्स होता है वहाँ से हमको यूरिया मिलता है, जो हमारे अंदर से किडनी प्यूरिफाई वगैरह करके जो भी यूरिया निकालता है। उसके बाद हमको एनिमल से क्या मिलता है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है एनिमल, और फैट्स वगैरह भी हमको एनिमल से मिल जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कोयला वगैरह देखे होंगे लोग, सुने होंगे ऐसा, तो वहाँ से हम बात करेंगे तो वहाँ से हमको बेंजीन मिल जाएगा, टॉलिन मिल जाएगा, नेफ्थलीन मिल जाएगा, डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें मिलती कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, जो कोल होता है उसका हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। और ये टर्म क्या होता है भाई, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो बात करेंगे अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो होता है, जो कोल होता है हमारा, जो हमारा कोल होता है, इसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर के एब्सेंस में इस कोल को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इन सारी चीजों में बेंजीन, टॉलिन, ये सब तो मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। लेकिन नेफ्थलीन जो होता है, हमारे बाथरूम में जो गंदे गंदे स्मेल आते हैं, उन स्मेल को खत्म करने के लिए नेफ्थलीन का टैबलेट वगैरह, गोली वगैरह यूज करते हैं। तो वो नेफ्थलीन यहाँ पे ऐसा यूज में लेते हैं। डाइज वगैरह क्या होता है, डाइज किसी भी चीज को कलर करने के लिए डाइज वगैरह का यूज करते हैं, ड्रग्स वगैरह मेडिसिन में यूज करते हैं, वगैरह वगैरह आता है सब। परफ्यूम्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, वो सब किससे बनता है, वो सब भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये सब कैसे बनता है, जो कोल होता है, कोल को एयर के एब्सेंस में अगर हीट करेंगे तो ये सारी चीजें हमको डिराइव कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऑब्टेन हो सकती हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है क्या, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम में हमारा जैसे बोल सकते हैं फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं, फ्यूल्स एनर्जी सोर्स के लिए, एनर्जी के लिए। और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आता है गैसोलीन, जो पेट्रोल को ही गैसोलीन बोलते हैं। पेट्रोल और गैसोलीन सेम चीज है। किसी किसी कंट्री में पेट्रोल को गैसोलीन बोलते हैं, और कहीं कहीं पे पेट्रोल ही बोल देते, सिंपल सा। और ये भी हमारा एज अ फ्यूल यूज करते हैं बाइक्स के लिए, कार्स के लिए, जो भी हमारा मोटरसाइकिल, जो भी हमारा ऐसा ऑटोमोबाइल्स होता है, उसको चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारा फ्यूल गैस होता है, और नेप्था होता है, ये सारी चीजें होती हैं। नेप्था इन द सेंस अगर बोले तो नेप्था क्या होता है, एक फ्लेमेबल ऑयल होता है, ऐसा ऑयल जो फायर को जल्दी से कैच कर लेता है, उसे बोलते हैं फ्लेमेबल ऑयल। और यहाँ पे नेप्था और नेफ्थलीन, कभी कभी ऐसा लगता है कि नेफ्थलीन का शॉर्ट फॉर्म नेप्था है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं अलग चीजें हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा ऑब्टेंड कर सकते हैं, तो फर्मेंटेशन से बात करेंगे तो एक हमारा आता है इथाइल अल्कोहल, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या होगा, CH3CH2OH, ये हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और ये हमको कहाँ से मिलता है, फर्मेंटेशन से। जो भी इथेन वगैरह होता है उसको फर्मेंट करके हम लोग इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। और अल्कोहल मतलब दारू होता है, दारू सब लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद एसिटिक एसिड भी कहाँ से मिलता है हमको, फर्मेंटेशन से ही मिलता है। और एसिटिक एसिड के बारे में तो पहले ही चर्चा हो चुका है। उसके बाद
वुड, जो लकड़ी वगैरह होता है, यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग? तो वुड का, जब वुड से हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल एल्कोहल निकाल लेते हैं, मिथाइल एल्कोहल बनाते हैं। मिथाइल एल्कोहल मतलब क्या होता है? CH3OH होता है। मतलब इथाइल से एक कार्बन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल एल्कोहल ऐसा हो जाएगा। और ये मिथाइल एल्कोहल, इसको कच्ची शराब बोलते हैं, कच्चा दारू जो भी होता है, इसको पीने से इंसान का टाटा बाय बाय हो जाएगा, तुरंत काम खत्म। तुरंत नहीं होगा, थोड़ी देर में टाटा बाय बाय, ठीक है। और ये बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही क्या होता है? पॉइजनस होता है। उसके बाद एक आता है हमारा एसीटोन। कैसी टोन भाई? एसीटोन। और ये जो एसीटोन होता है, इसके बारे में लड़कियां अच्छे से जानेंगी। और क्यों जानेंगी? क्योंकि इसका यूज करते हैं, यूज्ड इन नेल पेंट रिमूवर। जो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड आता है, उस लिक्विड में और कुछ नहीं बल्कि एसीटोन ही होता है। एसीटोन किसी भी कलर को, नेल पेंट को, इन सबको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट एंड 7th वन आता है हमारा सिंथेटिक मेथड। और सिंथेटिक मेथड ऑफ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, वो क्या होता है कि लैब में कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं, लैब में कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो हमारा क्या होता है? सिंथेटिक मेथड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। और आज के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।